जैसे देखिए इंडिविजुअल मान लीजिए हम कोई फर्म है एक ए, ठीक है, उसकी डिमांड को हम ले रहे हैं। मान लीजिए जब मार्केट में प्राइस 1 रुपये है तो वो डिमांड कर रहा है 4 गुड्स की, और जब मार्केट में प्राइस 4 रुपये है तो वो डिमांड कर रहा है 1 गुड की, ठीक है। बट ठीक है, हम मार्केट में क्या देखेंगे, मान लीजिए 2 फर्म है ए एंड बी, ठीक है। जब मार्केट में प्राइस 1 रुपये है तो वो डिमांड कर रहा है 4 गुड्स की, बट बी डिमांड कर रहा है 3 गुड्स की। मार्केट में प्राइस जब 4 रुपये हुआ तो बी डिमांड कर रहा है 1 गुड की, और बी डिमांड कर रहा है 2 गुड की, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यानी कि जब ये डिमांड करोगे होगा तो वो क्या है, देखिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ हम जो है एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड लेते हैं और वाई एक्सिस पे जो है हम प्राइस लेंगे, ठीक है। तो हमारा डिमांड करो कुछ कैसे बनेगा, देखिए यहाँ क्वांटिटी लेंगे हम। जब मान लीजिए मार्केट में प्राइस है 1 रुपये तो वो 4 जो है क्वांटिटी खरीद रहा है, और मान लीजिए हमारा प्राइस बढ़ के 4 रुपये हो गया तो वो कितने खरीद रहा है, क्वांटिटी उसने कम कर दी है, 1 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड का ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आप देखिए मार्केट डिमांड का, इसमें देखिए क्या होगा। मान लीजिए यहाँ हम क्या करेंगे, मार्केट डिमांड करोगे जो फॉर्म ए और बी है इन दोनों का हम क्या करेंगे, समीशन कर देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, मार्केट डिमांड निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 4 + 3 7 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम प्राइस लेंगे, यहाँ क्वांटिटी लेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये जो वो आउटपुट जो है हमारा क्वांटिटी जो होगी ये हमारी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बिकॉज जो हमारी क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे डिपेंड करती है, ठीक है। प्राइस जो है डिपेंड नहीं करता है क्वांटिटी पे, ओके। तो देखिए हेयर जब प्राइस 1 रुपये है तो मार्केट में डिमांड कितनी हो रही है बताइए। जब प्राइस हमारा 1 रुपये है तो मार्केट में डिमांड हो रही है 7, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ गया है 4 रुपये हो गया है प्राइस, तो देखिए तो डिमांड क्या हो गई है, 3 हो गई है। प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड जो है हमारी बढ़ गई। तो ये इस तरीके से बन गया, ठीक है, ठीक है। ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल समेशन है, ठीक है, कहलाएगा, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया, मार्केट डिमांड बन गया। कैसे बना, 4 + 3 7 एंड 2 + 1 3। तो ये हमारा मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड का हुआ। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ऑफ डिमांड, यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या बताएंगे हमें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जो डिटरमाइन करेंगे मार्केट के अंदर डिमांड को, ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किसी कमोडिटी का प्राइस हो सकता है, ठीक है, ठीक है। डिमांड जो है किसी कमोडिटी की, ठीक है, उसको कौन डिटरमाइन करेगा, प्राइस उस कमोडिटी का डिटरमाइन करेगा। दूसरा और क्या करेगा, प्राइस रिलेटेड गुड्स जो हैं, रिलेटेड गुड्स में हमारा क्या आ जाएगा, जो उस गुड से रिलेटेड होंगे, सब्स्टिट्यूट भी आ जाएंगे उसमें और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, इनकम आ जाएगी, कंज्यूमर की जो है इनकम आ जाएगी, ठीक है, वो भी तो इफेक्ट करती है ना। फिर उसके बाद और क्या डिटरमाइन करता है डिमांड को, किसी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होंगी वो भी डिटरमाइन करेगा डिमांड को, और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशन करता है कि फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरी डिमांड ये होगी, मैं ये खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। उस अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर्स की क्या होती है मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअल जो डिमांड फंक्शन इसको बोला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को हम टी से डिनोट कर देंगे, एंड एक्सपेक्टेशन टू ई, ओके। अब देखिए आपको एक एक करके मैं इनके बारे में बताऊंगी। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स किसी भी जो कमोडिटी की डिमांड है वो किससे इफेक्ट होगी, उस कमोडिटी का जो प्राइस होगा उससे इफेक्ट होगी डिमांड, ठीक है। मान लीजिए कोई गुड एक्स है, अगर वो मार्केट में मान लीजिए बहुत महंगी है, प्राइस बहुत ज़्यादा है उसके, तो लोग उसको कम खरीदेंगे, बट जैसे ही उसका जो प्राइस है
कम होगा तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, दैट विल अफेक्ट, ठीक है। बट यहाँ हम मान के चलते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। इनकम हुई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ, वो सब हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक ही फैक्टर को लेके चलेंगे, ओनली दीज, सिर्फ हम इनको देखेंगे, ठीक है, इनको नहीं, ठीक है। इन सबको हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इनको हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, तो इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें कांस्टेंट मानना पड़ता है, ठीक है। इनको कांस्टेंट मानेंगे तभी जो है ये चीज़ वर्क करेगी हमारी, ओके, ठीक है ना। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि डिमांड जो है किसी कंज्यूमर की जो है वो बढ़ गई है क्योंकि उसका प्राइस जो है कम हो गया है। बट अगर हम इनको कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम कह देंगे कि जो इनकम है वो भी तो कम हो गई है, या कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी तो हट गया है वहाँ से, मतलब कम हो गया है, चेंज हो गया है। तो हम किसी भी चीज़ में चेंज दर्शा सकते हैं, शो कर देंगे कि भाई नहीं इसमें चेंज होगा। तो इसलिए इनको कांस्टेंट मान के चलेंगे तभी जो है ये चीज़ हमारी जो है काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है। नेक्स्ट एक हमारा होता है क्या, मार्केट डिमांड फंक्शन। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट में भी क्या है, मार्केट भी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कमोडिटी का प्राइस क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है, क्या मतलब प्राइस रिलेटेड जो हमारी अदर गुड्स हैं उनका क्या मतलब इफेक्ट है मार्केट के अंदर, इनकम क्या है, कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। उसके अलावा दो चीज़ें और इसमें आ जाएंगी मार्केट में, कि जहाँ पे मार्केट है वहाँ के पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, जिस इकोनॉमी में मार्केट है वहाँ इकोनॉमी का साइज़ जो है, इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मतलब डिमांड इंक्रीज़ है, मतलब इंक्रीज़ हो रही है मतलब विद इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ डिमांड भी तो ज़्यादा होगी, बट पॉपुलेशन जहाँ कम होगी वहाँ क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या है कि ये इन्फ्लुएंस किससे होता है, ये पॉपुलेशन साइज़ है। दूसरा मैंने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में ये आ जाएगी कि अगर इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है इक्वल है तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है हमारी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स की। बट अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इकोनॉमी में डिमांड कम जनरेट होगी, ठीक है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए एक चीज़ आती है इसके अंदर, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम बोलते हैं गोसेंस का फर्स्ट लॉ, गोसेंस फर्स्ट लॉ, ठीक है। मीन्स एक पर्सन को जो अपने लास्ट जो उसने रुपीज़ स्पेंड की है उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जो इसके अंदर जो हमारा इक्विलिब्रियम बनता है कहाँ होगा वो, ठीक है, जो आप पे कर रहे हो किसी कमोडिटी का प्राइस जो पे कर रहे हो वो बराबर होना चाहिए आपकी जो मनी वर्थ है उसके, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो वहाँ आपका इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। गोसेंस फर्स्ट लॉ क्या होगा, ये इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कहीं भी मिलेगा तो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जो हमारी प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं यूटिलिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, बट यहाँ मैंने आपको ऐसे बता दिया है। नेक्स्ट एक लॉ और है यहाँ पे, जो लॉ है क्या है वो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। तो आप जानते हैं अभी हमने जो है पीछे पढ़ा है, ठीक है, इंडिविजुअल जो डिमांड है या मार्केट डिमांड है उसके अंदर हमने पढ़ा, उससे आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा कि सबसे जो एक मेन चीज़ है जो हमें लिखनी होती है वो लिखनी होती है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सो ये एक हमारी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग
कांस्टेंट, ठीक है। अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। फिर देखिए कांस्टेंट इट स्टेट्स दैट, देखिए when there will be a fall in price there will be an increase in the demand of the commodity, and when there is increase in the price there will be decrease in demand, okay। when increase in price our demand will increase, and when increase in price the demand will diminish, okay। so this is our law of demand। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, इक्विमार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई, ठीक है। अब देखिए एजम्पशंस क्या होंगी, लॉ ऑफ डिमांड जो है उसके एजम्पशंस क्या होंगी। अभी मैंने आपको बताया जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वही क्या होंगी, इसकी एजम्पशंस होंगी जिनको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, जिनमें हम कोई चेंज नहीं मान के चल रहे हैं, जिनमें हम कोई बदलाव नहीं मान रहे हैं, ठीक है। यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया कंज्यूमर का, इनकम हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर जो हो गई कंज्यूमर की, ये सब चीज़ें क्या होंगी, एजम्पशन के अंदर आ जाएंगे लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। उसके बाद एक आता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, चलिए नेक्स्ट पेज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या बताया जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन जो है बढ़ाते जाते हैं तो वो क्या है, उस चीज़ के लिए हमारी यूटिलिटी जो है कम होती चली जाती है, ठीक है। हम सेटिस्फाई होते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो यूटिलिटी है घटती जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, यूटिलिटी derived from its each successive unit will goes on diminishing, okay। so as we consume more and more units of a commodity, its utility will goes on diminishing with its each successive unit, okay। इसमें हम दो चीज़ें मान लीजिए, दो चीज़ें और हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा है इनकम इफेक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि एक गुड के प्राइस के इंक्रीज होने से दूसरी गुड के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और इनकम इफेक्ट क्या होगा, अलग अलग कमोडिटी के केस में अलग अलग होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में, गिवन गुड्स के केस में, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। बट इनकम इफेक्ट होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम, ठीक है, इज आवर इनकम इफेक्ट। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज when price of X falls, okay, it becomes cheaper in relation to commodity Y, ठीक है। यानी कि क्या होगा, Y की डिमांड जो है बढ़ जाएगी,